तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टियान सान जो कि एक डीमन गर्ल थी वो फेंग हान को और उसके साथ फेंग किंगशुई और जियालान तीनों को एक डोमेन के अंदर बंद कर देती है और वो डोमेन चारों तरफ से लॉक हो जाता है। जिसके बाद टियान सान उन लोगों को मारने की कोशिश करती है मगर अचानक से वहां पर फेंग बायू उस बोतल से बाहर निकल आया था, जिसके साथ साथ वो तीनों डीमंस भी बाहर आ गए थे। और फेंग बायू जब वहां पर देखता है कि उस डीमन गर्ल ने पहले से ही वहां पर उसके लिए एक एरे बिछाया हुआ है, तो फेंग बायू उस एरे से बचने के लिए कभी यहाँ तो कभी वहां भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, मगर वो डीमंस एक साथ अटैक करते हुए फेंग बायू को एक जगह लॉक कर देते हैं और उसे पकड़ फौरन से उस डोमेन के अंदर बंद कर देते हैं जिसके अंदर पहले फेंग हान बंद हो गया था। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उन लोगों ने फेंग बायू से अपनी जान छुड़ा ली है, क्योंकि टाई युआन इमोर्टल एडोब से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। और एक डीमन कहता है कि फाइनली हम लोगों ने इस फेंग बायू से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लिया है। आज के बाद कोई भी फेंग बायू हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि वो शुआन हुआंग वर्ल्ड के अंदर हमेशा के लिए ट्रैप हो गया है और वहां पर जब उसे खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो कभी भी वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि टियान सान वो अपनी एनर्जी के जरिए अपना डोमेन और भी ज्यादा छोटा करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से फेंग किंगशुई वो उस मदर लाइटनिंग बॉडी के साथ उस बैरियर को होल्ड करने की कोशिश करती है और बाकी के दोनों ही उसकी मदद कर रहे होते हैं। मगर हम लोग देखते हैं कि वो तीनों एक साथ मिलकर भी उस डोमेन से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे थे, जिसके बाद वो डोमेन इतना जोर लगाता है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में फेंग हान, फेंग किंगशुई और जियालान थोड़े से इंजर्ड भी होते हैं, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद अचानक से एक डीमन वो फेंग हान को एक ऑफर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास वो ड्रैगन स्क्रिप्चर है, वो मेरे हवाले कर दो, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और साथ में मैं तुम्हें ऑफर भी करता हूं कि मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। क्या कहते हो इसके बारे में? मगर वहां पे मौजूद टियान सान वो उसके लिए एक अलग सी ऑफर देती है और वो कहती है कि अगर तुम वो ड्रैगन स्क्रिप्चर मुझे देते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले में न सिर्फ जिंदा छोड़ दूंगी बल्कि अपने सेक्ट में भी शामिल कर लूंगी। मेरे टियान सान सेक्ट के अंदर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की मौजूद है, मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें वहां पर कभी भी किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। मगर बाकी के दो डीमन उससे किसी चीज का कोई वादा नहीं करते, वो तो उसे मारना चाहते थे। यहाँ पर फेंग हान वो पीछे उन दोनों लड़कियों की तरफ पलट कर देखता है और फिर उन डीमन से कहता है कि अगर तुम लोगों को ड्रैगन स्क्रिप्चर चाहिए तो मुझे बताओ कि मैं तुम में से वो किसको दूं, क्योंकि तुम लोग चारों अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हो और तुम लोगों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? जब तक तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी पावर को प्रूव नहीं कर देते तब तक मैं किसी को ड्रैगन स्क्रिप्चर कैसे दे सकता हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? क्यों ना तुम लोग एक छोटा सा कंपटीशन करो, उस कंपटीशन में जो भी जीत जाता है वो मुझसे ड्रैगन स्क्रिप्चर ले सकता है। ये सुनते ही वो तीनों ही ड्रैगन बहुत ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं और हमारे माथे पर चू लिखा हुआ है? तुम अभी इस कंडीशन में हो ही नहीं कि तुम हमारे साथ कोई भी डील कर सको, ऊपर से तुम्हें सिर्फ अपनी जान बचानी है। ड्रैगन स्क्रिप्चर तो हम तुम्हें मार कर भी ले सकते हैं। इतने में वो जायंट डीमन अचानक से अपना वो पेट में मौजूद जायंट मुंह खोलता है, तो उसके जरिए वो टियान सान को खींचकर अपने उस बड़े से पेट के अंदर बंद कर देता है। ये देखकर बाकी के दोनों डीमंस उससे दूरी बनाकर आपको उससे बचा लेते हैं और वो काफी ज्यादा डर गए थे और कहते हैं कि शिंग वूचेन आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तो शिंग वूचेन उनसे कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, ये टियान सान मुझसे पहले भी कई मर्तबा कम्पीट कर चुकी है, इसने मुझे कई मर्तबा मारने की कोशिश की है, इसीलिए मैं बस इससे अपना बदला ले रहा था। वैसे भी इसे भी वो ड्रैगन स्क्रिप्चर चाहिए थी, इसे रास्ते से हटाकर मैंने अपना काम आसान कर दिया है। अब कम से कम हम 3 लोग बचे हैं और हम लोग ड्रैगन स्क्रिप्चर को आसानी से आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखते ही फेंग किंगशुई कहती है कि यही सही टाइम है। ये कहने के बाद वो फौरन से लाइटनिंग मदर बॉडी को समन करती है और हमें दिखाया जाता है कि जियालान जब वो अपनी पावर को यूज करती है तो वहां पर वो वाटर एट्रीब्यूट को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा लिक्विड के साथ फेंग किंगशुई की मदर बॉडी को 2 बड़े विंग्स दे देती है, जिसके साथ वो बॉडी अब फ्लाई कर सकती है। और फिर फेंग हान अपनी डिमोनिक सोर्ड के जरिए फेंग किंगशुई की मदद करता है और उसे अपनी ड्रैगन ब्लेड देता है। तो फेंग किंगशुई की वो मदर बॉडी फ्रंट से उस जायंट सोर्ड को लेकर जैसे ही उस डीमन को मारने की कोशिश करती है और उन पर हमला करती है तो वो डीमन
अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बनाकर अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है और साथ में हमें दिखाया जाता है कि फेंग किंगशुई अपना पूरा जोर लगा रही होती है, मगर उसके बावजूद भी वो डीमन बड़े ही मजे के साथ उसे होल्ड किए हुए होता है और अपने हाथ के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी चार्ज करते हुए जैसे ही फेंग किंगशुई को पंच मारता है तो वो न सिर्फ उसकी मदर बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है बल्कि साथ में वो विंग्स और साथ में वो स्वॉर्ड भी पूरी तरह से इरेज हो जाती है, जिससे उन तीनों को एक साथ बहुत ज्यादा चोट लगती है। और फेंग हान अपनी उस स्वॉर्ड को वापस बुलाने की कोशिश करता है तो ये देखते ही वो जायंट डीमन फौरन से उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ खींचता है और उस स्वॉर्ड को अपने पास बुलाकर उसे अपने हाथ में रखकर देखता है तो वो स्वॉर्ड उसे काफी पसंद आती है और वो फेंग हान से कहता है कि ये डिमोनिक स्वॉर्ड मुझे काफी अच्छी लगी, मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। ये कहते ही वो उस डिमोनिक स्वॉर्ड में मौजूद फेंग हान की एनर्जी को सप्रेस कर देता है, जिससे वो स्वॉर्ड अब फेंग हान की तरफ जोर नहीं लगा पाती। मगर ऊपर मौजूद वो डिमोनिक गर्ल उससे कहती है कि शिंग वूचेन वो स्वॉर्ड मेरे बेटे की है, इसीलिए वो मुझे वापस कर दो। ये सुनते ही शिंग वूचेन कहता है कि ये बस एक मामूली सी स्वॉर्ड ही तो है, तुम इसके लिए मुझसे उलझ क्यों रही हो? वैसे भी ये एक डिमोनिक स्वॉर्ड है और ये हमारे पास वापस आ गई है, हमारे लिए इतना काफी है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट डीमन की बॉडी के अंदर से वो टियान सांड जोर लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो उसमें कामयाब हो जाती है और उस जायंट डीमन के पेट से बाहर निकल आती है और आते साथ ही शिंग जिन चैंग से कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे अपने पेट में निगल लिया था, आखिर तुम्हारे इरादे क्या थे? वो वहां मौजूद बाकी के दोनों डीमन से कहती है कि शिन जिन चैंग ने एग्रीमेंट तोड़ दिया है, मेरे ख्याल से अब हम तीनों को एक साथ मिलकर इसे मार देना चाहिए, उसके बाद हम लोग उस ड्रैगन स्क्रिप्चर को अपने साथ ले जाएंगे। मगर वहां पे मौजूद एक डीमन कहता है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, तुम दोनों की आपस की लड़ाई में तुम दोनों खुद से लड़ो, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा हम लोग उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे। इतना कहने की ही देर थी कि उस जायंट डीमन के हाथ से वो स्वॉर्ड छूट जाती है और वही स्वॉर्ड उसका हाथ काट देती है, जिस पर वो भी खुद हैरान हो गया था। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर असल में फेंग बायू आ गया था और वो फेंग हान से कहता है कि ये स्वॉर्ड अपने पास रखो। तो फेंग हान अपनी स्वॉर्ड को वापस अपनी तरफ खींच लेता है और फेंग बायू को वहां पर देखकर उन डीमंस को एक जोर का झटका लगा था कि इसे तो हमने इमोर्टल एडोब के अंदर बंद कर दिया था, तो फिर ये वापस कैसे आ गया? मगर वो जायंट शिन जिंग चैन वो फौरन से अपने कटे हुए हाथ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिस पर फेंग बायू फौरन से अपने बहुत सारे क्लोन्स क्रिएट कर लेता है और वो क्लोन्स जाते साथ ही उन सब लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उनके अटैक काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो डीमंस अपने आप को बचाने के लिए कभी यहाँ तो कभी वहां फिर रहे होते हैं। और फेंग बायू फेंग हान से कहता है कि फौरन से वो डिमोनिक हैंड अपनी बॉडी के अंदर सील कर दो, फ्यूचर में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से उस जायंट हैंड को अपनी तरफ खींचता है तो ये देखकर वो जायंट डीमन कहता है, फेंग बायू तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें बहुत पछताना होगा। ये कहने के साथ वो एक ही हाथ के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हुए जमीन पर पंच मारता है, जिससे वो पूरी जमीन हिलाकर रख देता है, यहाँ तक कि वो अटैक फेंग हान की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर फेंग बायू उन लोगों के चारों तरफ एक सील बना देता है, जिससे वो उन अटैक्स को रोक लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब फेंग हान वो उस हैंड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है तो वो उस हैंड की पावर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी सीनियर सिस्टर से हेल्प मांगता है। तो फेंग किंगशी और जियालान दोनों ही उस हैंड की पावर को सप्रेस करने की कोशिश करती है और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि यान वो ड्रैगन फॉर्म में उस जायंट हैंड के करीब जाकर उसकी एनर्जी को सप्रेस करता है और उसके चारों तरफ लिपट जाता है, मगर इससे भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो डीमंस फेंग बायू से कहते हैं कि तुम तो टाई युवान इमोर्टल एडोब के अंदर बंद हो गए थे, जहां से निकलना नामुमकिन है। तो फेंग बायू उन लोगों से कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं यहाँ पर खुद से आऊंगा? मुझे पता था कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे डीमंस हैं जो कि इस रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैंने पहले सिर्फ अपनी आफ्टर इमेज को भेजा था, यानी कि वो बस मेरा एक छोटा सा क्लोन था। तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मुझे सेटल कर दोगे? ये देखने के बाद यहाँ पर वो जायंट डीमन शिंग जिन चेंग कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग मेरा हाथ चुराने की कोशिश कर रहे हो। ये कहते ही वो अपने मुंह से एक बहुत ही जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है, मगर फेंग बायू का वो बैरियर इतना मजबूत होता है कि वो उस अटैक को आराम से झेल लेता है। और फेंग बायू अपना एक और सीक्रेट ट्रेजर भी रिवील कर देता है, जो कि असल में एक इंपरर लेवल का ट्रेजर था, जिसे वो हेवनली इंपरर मिरर कहता है। उस ट्रेजर के बाहर आते ही वो डीमन थोड़ा सा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये किस तरह का ट्रेजर है। जैसे ही फेंग बायू वहां पर एक ग्रैंड एरे क्रिएट करता है तो वो एरे बहुत ही ज्यादा
फैल जाता है, जिसे देखकर ट्यान सांड भी काफी डर जाती है और वो लोग कहते हैं ये तो हेवनली एम्परर मिरर है। जैसे ही वो एम्परर मिरर उन लोगों पर हमला करना शुरू करता है और अपने एनर्जी अटैक्स की बौछार करता है, तो किसी भी डीमन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां पर रुककर अटैक्स को बर्दाश्त करे, सिवाय उस जायंट शिनजिंग के। वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और उन अटैक्स को बर्दाश्त कर रहा होता है। बाकी डीमर्स अपनी जान बचाते हुए यहाँ वहां भाग रहे होते हैं और ट्यान सांड कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि फिदर इमोर्टल फेक के मास्टर के पास एक इमोर्टल लेवल का ट्रेजर होगा। अब क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, तो अब यहाँ पे रुकने का हमारा कोई भी फायदा नहीं। मैं तो फिलहाल यहाँ से दूर जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो पतली गली पकड़ते ही वहां से निकल जाती है और बाकी के वो दो डीमंस कहते हैं ये तो धोखा है। मैंने फेंग बायू के साथ कई मर्तबा फाइट की है, उसने कभी भी इस तरह का ट्रेजर यूज नहीं किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके पास हेवनली एम्परर मिरर होगा। फिलहाल तो ये ट्रेजर हम नहीं ले सकते, फिलहाल जान बचाने में ही भलाई है। ये कहने के साथ वो लोग वहां से भागने की तैयारी करते हैं, मगर साथ में वो लोग उस शिन जिनचिंग की तरफ देखते हैं और उस पर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी बीम अटैक करते हैं, जो कि उसे सीधा जाकर हिट करता है, जिससे उस डीमन को थोड़ी बहुत इंजरीज होती है। मगर उसके बावजूद भी वो कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। इतने में वो डीमन गर्ल फौरन से अपने नोकीले पंजों के साथ शिन जिनचिंग पर बहुत ही जोरदार अटैक करती है, जिससे वो घुटनों के बल नीचे आ गिरता है और ऊपर से उस पर एनर्जी अटैक्स भी हो रहे होते हैं। और वो डीमन गर्ल शिन जिनचेंग से कहती है कि तुमने जो मुझे 100 साल के लिए कैद करके रखा था, ये उसका बदला है। अब तुम्हें मरना है तो यहाँ पर मरो, हम तो फिलहाल जा रहे हैं। ये कहने के साथ वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तो शिन जिनचेंग कहता है तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओगे, जब तक मुझे मेरा हाथ वापस नहीं मिल जाता तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। ये कहने के साथ वो अपने एक हाथ के साथ ही बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स क्रिएट कर लेता है और उन लोगों के चारों तरफ आकर बड़े बड़े हैंड्स उनको पकड़ने के लिए यूज करता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उन हैंड से भागने की कोशिश करते हैं, मगर एक डीमन उस हैंड की गिरफ्त में आ जाता है और वो पकड़ा जाता है। तो वो जायंट डीमन उसे पकड़कर फौरन से अपने पास ले आता है और उससे कहता है कि अब मैं मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ मरोगे। इतना कहने के साथ वो उसे पकड़कर सीधा ऊपर उस फॉर्मेशन की तरफ मूव करता है, तो ऊपर से उस फॉर्मेशन से एक जोरदार एनर्जी अटैक आता है। ये देखते ही वो डीमन अपने आप को बचाने के लिए फौरन से अपनी बॉडी में मौजूद सारी आइस को एक्टिवेट कर देता है और उनसे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। इतनी एनर्जी के वो सारी एनर्जी उस फॉर्मेशन के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, तब जाकर खुद को उस अटैक से बचा पाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो डीमन गर्ल फौरन से अपने उस डीमन साथी को बचाकर उस फॉर्मेशन से दूर ले जाती है और वो जायंट डीमन यहाँ पर बिल्कुल अकेला रह जाता है। ये देखकर फेंग बायू उससे कहता है कि तुम्हारे अपने ही साथियों ने तुम्हें धोखा दे दिया है, अब तुम बिल्कुल अकेले रह गए हो, बताओ अब तुम क्या करोगे, क्या तुम भी भागना चाहते हो। मगर वो डीमन कहता है मैं अपना हाथ लिए बगैर तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। वो फेंग हान की बॉडी में मौजूद अपने उस हैंड को खींचकर अपनी तरफ बुलाता है, तो वो हैंड फेंग हान की बॉडी से निकलने के लिए जैसे जोर लगाता है, तो इतने में यान वो उस हैंड को चारों तरफ से आकर लॉक कर देता है। मगर जैसे ही वो हैंड खुलता है तो यान वो उस हैंड से नीचे गिर जाता है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे रोकने के लिए फौरन से ऊपर जाता है और उस हैंड पर एक बहुत ही जोरदार एनर्जी अटैक करता है, जिसके बावजूद भी वो उस हैंड को नहीं रोक पा रहा था, वो जबरदस्ती उसे निकलता जा रहा था। इतने में जब फेंग बायू देखता है कि फेंग हान वो उस हैंड को नहीं रोक पा रहा, तो वो फौरन से अपने उस हेवनली एम्परर मिरर टेक्निक को यूज करते हुए कुछ मिरर्स फेंग हान की तरफ भेज देता है और वो मिरर्स फेंग हान के पास जाकर उस हैंड को सप्रेस करने के लिए अपनी एनर्जी फेंग हान की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, जिससे फेंग हान उस हैंड को बहुत ही आराम से फिर सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब फेंग हान पूरी तरह से उसे सप्रेस करके सील कर देता है, तो वो डीमन समझ जाता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, वो बिला वजह में ही जोर लगा रहा है। और फेंग बायू उससे कहता है कि तुम अपने चारों साथियों के साथ भी मुझे टच नहीं कर पाए, तो फिर अब तुम अकेले क्या कर लोगे। मगर वो डीमन कहता है कि पहले हम 4 लोग थे और हम चारों सिर्फ इस बात को लेकर परेशान थे कि हम में से वो ट्रेजर कौन लेकर जाएगा, और ऊपर से हमें एक दूसरे से भी सबसे ज्यादा डर था कि हम आपस में एक दूसरे के लिए बड़ा खतरा है, मगर अब मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। ये सुनते ही फेंग बायू से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हेवनली एम्परर मिरर को बर्दाश्त कर पाओगे, क्या तुम उसकी पावर को जानते हो, तो फिर
फिर वो डीमन कहता है कि चलो तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे हेवनली एम्परर मिरर में कितनी ताकत है। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी पावर बढ़ाने के लिए अपने उस जायंट फेस को ओपन कर देता है जो कि उसके पेट में मौजूद था। वो उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी कर लेता है कि वो उससे अपनी पावर को कई गुना बढ़ा देता है और साथ में हमें दिखाया जाता है कि उसके पेट का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था और वो डीमन भी पूरी तरह से इवॉल्व होने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका एक हाथ जो कि कट गया था अब वो भी रीजनरेट हो गया था और उसके साथ वो डीमन अपनी पावर को कई गुना बढ़ा भी चुका था। और हम देखते हैं फेंग बायू उसका मुकाबला करने के लिए हेवनली एम्परर मिरर की पूरी पावर को यूज करने के लिए पहले तो उसे एक जगह कंबाइन करता है और फिर जब उससे पूरी एनर्जी चार्ज कर लेता है तो वो उस एनर्जी को यूज करने के लिए फिर से हेवनली एम्परर मिरर को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर देता है और वो सारी एनर्जी जब उस एम्परर मिरर से बाहर निकलती है तो वो एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल जनरेट करना शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जाइंट एनर्जी बॉल जब ऐसा ऐसा अपना शेप ले लेती है तो फिर फेंग बायू कहता है कि चलो अब मरने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ वो जाइंट बॉल जैसे ही उस डीमन की तरफ थ्रो करता है तो वो डीमन बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जाता है और जाते साथ ही उस जाइंट बॉल पर अपने दोनों हाथों से उस बॉल को वहीं पर ही रोक देता है और हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी हेवनली एम्परर मिरर की बस यही पावर थी। ये सुनते ही फेंग बायू थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और हेवनली एम्परर मिरर की पावर को बढ़ाते हुए फौरन से उस जायंट बॉल के ऊपर और भी ज्यादा एनर्जी प्रेशर डालना शुरू कर देता है। ये देखकर वो डीमन अब थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि उस हेवनली एम्परर मिरर की पावर बढ़ती जा रही थी और इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने के बावजूद भी उस हेवनली एम्परर मिरर की पावर खत्म नहीं हुई थी बल्कि वो अभी भी बिल्कुल पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा होता है जिससे वो उस डीमन को पूरी तरह से सप्रेस कर देता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसके बाद वो डीमन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और हम उसे वहां से भागते हुए देखते हैं। वो जाते हुए फेंग बायू से कहता है कि तुमने आज मेरे साथ जो कुछ किया है इसका बदला मैं तुम्हारे फिदर इमोर्टल सेक के साथ जरूर लूंगा। ये कहकर वो वहां से भाग जाता है और फेंगान कहता है कि हेवनली एम्परर मिरर सच में काफी कमाल का ट्रेजर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर इतनी पावर होगी। मगर यान उसे बताता है कि ये हेवनली एम्परर मिरर असल में 3 सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है। पहले ये एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट हुआ करता था और उस वक्त इसके अंदर एक बाउंडलेस पावर मौजूद थी। मगर इसकी बदकिस्मती देखो अब ये सिर्फ डाओ आर्टिफैक्ट है और डाओ आर्टिफैक्ट्स में भी ये टॉप में आता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फेंग बायू उन लोगों से कहता है कि जब गॉड रेस ने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला किया था तो उस वक्त डिवाइन ट्री वो 3 हिस्सों में बट गया था जिसे हेवनली एम्परर, अर्थ एम्परर और ह्यूमन एम्परर कहा जाता है। और उस ट्री के कटने की वजह से गॉड रेस वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और उन लोगों के तीनों गॉड आर्टिफैक्ट्स वो इमोर्टल आर्टिफैक्ट से नीचे गिरकर डाउ आर्टिफैक्ट्स में कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि उन आर्टिफैक्ट्स का रियलम डाउन हो गया था। और ये तकरीबन आज से 3000 साल पहले हुआ था और मैं उस वक्त मौजूद था तो इसीलिए मैंने हेवनली एम्परर को डैमेज हालत में अपने अंदर छुपा दिया था। मगर फेंगन कहता है कि मैं तो यहाँ पर यान से बात कर रहा था, आखिर सेक्ट लीडर ने मेरी बात कैसे सुन ली। मगर सेक्ट लीडर वो यान से कहता है कि अगर इस डाउ आर्टिफैक्ट की पुरानी पावर इसको वापस मिल जाती है तो फिर मेरे इमोर्टल सेक्ट का टाई इमोर्टल सेक्ट में कोई भी दुश्मन नहीं बचेगा। क्या कहते हो इसके बारे में? ये सुनते ही यान फौरन से फेंगन की बॉडी से बाहर निकल आता है और वो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और यान फौरन से सेक्ट मास्टर के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तो फाइनली तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ। ये कहने के बाद वो भी फौरन से ह्यूमन फॉर्म में उसके सामने आकर खड़ा होता है तो फिर सुप्रीम सेक्ट लीडर वो भी नीचे आ जाता है और कहता है कि यान तुम्हें तो काफी लंबे टाइम के बाद देख रहा हूँ, तुम तो आज भी बिल्कुल पहले जैसे हो। तुम्हें देखकर मेरी स्पिरिट बिल्कुल फ्रेश हो गई है, मगर तुम अपनी हालत तो देखो, तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो गए हो, क्या हुआ है तुम्हें? तो यान उसे बताता है कि मैं बस इंजर्ड हो गया था जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा वीक हो गया हूँ, पर मैं अपनी पावर्स को वापस हासिल कर लूंगा। ये सुनने के बाद सेक्ट मास्टर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर यान उससे कहता है मैं तुम पे भरोसा नहीं करता, तुम बिल्कुल डायरेक्टली हर बात कह देते हो।
मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। ये सुनते ही वो मास्टर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है तुम मुझे कमजोर समझने की गलती कर रहे हो। मुझे तो बहुत पहले से ही पता है कि तुम फेंग हान के साथ थे। अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो मैं इमोर्टल सेक के अंदर ही बहुत कुछ कर सकता था। ये बात तो यहाँ पर फेंग हान को भी हिला देती है कि सुप्रीम सेक मास्टर पहले से ही जानता है कि ड्रैगन स्क्रिप्चर फेंग हान के पास है। अगर यहाँ पर सुप्रीम मास्टर यान से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम फेंग हान से क्या चाहते हो। क्या तुम चाहते हो कि वो फ्यूचर में एक डीमन एम्परर बन जाए? अगर वो एक डीमन एम्परर बन भी जाता है तो मुझे उस पर पूरा यकीन है कि वो मेरे इमोर्टल सेक्ट के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे इमोर्टल सेक्ट ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो मेरे इमोर्टल सेक्ट की खातिर मेरे किसी भी डिसाइपल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यान कहता है कि मैं उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है। मैं बस अपनी पावर्स को हासिल करने के लिए उसकी बॉडी पर रिलाय कर रहा हूँ। ये सुनते ही फेंग बायू कहता है अगर ऐसा है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, यहीं पे ही फैसला कर लेते हैं। वो फेंग हान से कहता है कि बताओ कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो फेंग हान उसे बता देता है कि मैं कभी भी डेमोनिक कल्टीवेशन को ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं हमेशा से इमोर्टल सेक्ट को ही ज्वाइन करूंगा और इमोर्टल सेक्ट ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इमोर्टल सेक्ट के लिए ही अपनी जान दूंगा। ये सुनकर फेंग बायू काफी खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी नेचुरली अगर कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो नतीजे में उसके साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। मेरे इमोर्टल सेक्ट ने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर मेरा इमोर्टल सेक्ट तुम्हारे साथ गद्दारी करता है तो फिर तुम मेरे सेक्ट के साथ गद्दारी कर लेना। ये कहने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। मगर फेंग हान कहता है कि मास्टर मेरे पास कुछ और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कहने के बाद मास्टर कहता है कि ठीक है बताओ। मगर फेंग हान उसे कुछ भी नहीं बताता और अपने आसपास देखता है, जिस पर वो लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहता है और ये इधर उधर क्यों देख रहा है। मगर यहाँ पे सेक्ट लीडर समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। सेक्ट लीडर वो फौरन से चारों तरफ एक पावरफुल डोमेन बनाकर उस जगह को पूरी तरह से आइसोलेट कर देता है ताकि कोई भी उस जगह को न देख सके, ना ही वहां पे किसी की आवाज सुनाई दे सके। और फेंग हान फौरन से अपनी बॉडी के अंदर मौजूद डिवाइन क्लान की डेड बॉडी को बाहर निकालता है। उसे देखकर सेक्ट लीडर काफी ज्यादा डर गया था। वो समझ जाता है कि ये डिवाइन क्लान का मेंबर है। मगर फेंग हान उसे बताता है कि मैंने इसे गुइशु केव के पास पकड़ा था। ये अपने सेक्ट वापस जाकर कुछ रिपोर्ट करने वाला था, मगर उससे पहले ही मैंने इसे पकड़कर मार दिया था और मैं आपको कुछ बता पाता इससे पहले ही हम लोग टाई इमोर्टल लूप के अंदर बंद हो गए थे। उस डिवाइन बॉडी को देखने के बाद फेंग बायू कहता है कि ये मैटर काफी सीरियस है, हमें इसे अपने सेक्ट में ले जाकर वहां पे तसल्ली से इस पर बात करनी होगी। ये कहने के साथ वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही खत्म हो जाता है।